नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय पहला, भाग दूसरा। पिछले भाग में आपने जाना कि महाराजा शिवदत्त की बेटी किशोरी राजा इंद्रजीत सिंह के प्रेम वश में उन्हें संदेश रूपी अपनी निशानी अंगूठी भेजती है, जिसमें उसकी छवि अंकित है। परंतु किशोरी की बहन माधवी, जो कि उसकी मौसेरी बहन है, विजेंद्र सिंह को अपने पास कैद कर लेती है। तो क्या अब इंद्रजीत सिंह वहां से निकल पाएंगे? जानने के लिए सुने उपन्यास के इस भाग को मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। घंटा भर दिन बाकी है। किशोरी अपने उसी भाग में, जिसका कुछ हाल हम पीछे सुना चुके हैं, कमरे की छत पर 7-8 सखियों के बीच में उदास तकिए के सहारे बैठी आसमान की तरफ देख रही है। सुगंधित हवा के झोंके उसे खुश किया चाहते हैं, मगर वह अपनी धुन में ऐसे उलझी हुई है कि दीन दुनिया की खबर नहीं है। आसमान पर पश्चिम की तरफ लालिमा छाई है। श्याम रंग के बादल ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, जिनमें तरह तरह के सूरतें बात की बात में पैदा होती हैं और देखते देखते बदल कर मिट भी जाती हैं। अभी ये बादल का टुकड़ा खंड पर्वत की तरह दिखाई देता था। अभी उसके ऊपर शेर की मूरत नजर आने लगी। लीजिए, शेर की गर्दन इतनी बड़ी कि साफ ऊंट की शक्ल बन गई और लम्हे भर में हाथी का रूप धर सूंड दिखाने लगी। उसी के पीछे हाथ में बंदूक लिए एक सिपाही की शक्ल नजर आई, लेकिन वह बंदूक छोड़ने के पहले खुद ही धुआं होकर फैल गया। बादलों की ये अयारी समय ना मालूम कितने आदमी देख देख कर खुश होते होंगे, मगर किशोरी के दिल की धड़कन इसे देख देख कर बढ़ती ही जाती है। कभी तो उसका सिर पहाड़ सा भारी हो जाता है, कभी माधवी बाघिन की सूरत में ध्यान में आती है, कभी बाकर अली शुतुर मुहार की बदमाशी याद आती है, और कभी हाथ में बंदूक लिए हरदम जान लेने को तैयार बाप की याद तड़पा देती है। कमला को गए कई दिन हुए, आज तक वह लौट कर ही नहीं आई। इस सोच ने किशोरी को और भी दुखी कर रखा है। धीरे धीरे शाम हो गई। सखियां सब पास बैठी ही रही, मगर सिवाय ठंडी ठंडी सांस लेने के किशोरी ने किसी से बातचीत नहीं की, और वे सब भी दम ना मार सकी। कुछ रात जाते जाते बादल अच्छी तरह से घिर आए, आंधी भी चलने लगी। किशोरी छत पर से नीचे उतर आई और कमरे के अंदर मसहरी पर जा लेटी। थोड़ी ही देर बाद कमरे के सदर दरवाजे का पर्दा हटा और कमला अपनी असली सूरत में आती दिखाई पड़ी। कमला के ना आने से किशोरी उदास हो रही थी। उसे देखते ही पलंग पर से उठ गई। आगे बढ़कर कमला को गले लगा लिया और गद्दी पर अपने पास ला बैठाया। कुशल मंगल पूछने के बाद बातचीत होने लगी। किशोरी: कहो बहन, तुमने इतने दिनों में क्या क्या काम किया? उनसे मुलाकात हुई या नहीं? कमला: मुलाकात क्यों ना होती, आखिर मैं गई थी किस लिए? किशोरी: कुछ मेरा हालचाल भी पूछते थे? कमला: तुम्हारे लिए तो जान देने को तैयार हैं, क्या हालचाल भी ना पूछेंगे? बस 2 ही दिन में तुमसे मुलाकात हुआ चाहती है। किशोरी: हाँ, तुम्हें मेरे ही कसम, मुझसे झूठ मत बोलना। कमला: क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? किशोरी: अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं समझती हूँ, लेकिन इस ख्याल से कहती हूँ कि कहीं दिल लगी ना सूझी हो। कमला: ऐसा कभी मत सोचना। किशोरी: खैर ये कहो, माधवी की कैद से उन्हें छुट्टी मिली या नहीं, और अगर मिली तो क्यों, कैसे? कमला: इंद्रजीत सिंह को माधवी ने उसी पहाड़ी के बीच वाले मकान में रखा था, जिसमें 5 साल मुझे और तुम्हें दोनों की आंखों में पट्टी बांध कर ले गई थी। किशोरी: बड़े बेढब ठिकाने छिपा रखा था। कमला: मगर वहां भी उनके लोग, अय्यार लोग पहुंच गए। किशोरी: भला वे लोग क्यों ना पहुंचेंगे? हाँ, तब क्या हुआ? कमला: तुम लोग जाओ, अपना काम करो, बाकी सखियों को उसने भेज कर कहा। किशोरी: हाँ, अभी काम नहीं है, फिर बुलावेंगे तो आना। सखियों और लौंडियों के चले जाने पर कमला ने देर तक बातचीत करने के बाद कहा, माधवी का और अग्निदत्त दीवान का हाल भी चालाकी से इंद्रजीत सिंह ने जान लिया। आजकल उनके कई अयार वहां पहुंचे हुए हैं।
ताज्जुब नहीं कि 10-5 दिन में वे लोग उस राज्य ही को गारत कर डाले। किशोरी, मगर तुम तो कहती हो कि इंद्रजीत सिंह वहां से छूट गए। कमला, हाँ, इंद्रजीत सिंह तो वहां से छूट गए, मगर उनके अय्यारों ने अभी तक माधवी का पीछा नहीं छोड़ा। इंद्रजीत सिंह के छुड़ाने का बंदोबस्त तो उनके अय्यारों ही ने किया था, मगर आखिर में मेरे ही साथ से उन्हें छुट्टी मिली। मैं उन्हें चुनार पहुंचाकर तब यहाँ आई हूँ और जो कुछ मेरी जुबानी उन्होंने तुम्हें कहला भेजा है उसे कहना तथा उनकी बात मानना ही मुनासिब समझती हूँ। किशोरी, उन्होंने क्या कहा? कमला, यूं तो वे मेरे सामने बहुत कुछ बक गए, मगर असल मतलब उनका यही है कि तुम चुपचाप चुनार उनके पास बहुत जल्द पहुंच जाओ। किशोरी, मैं तो अभी चुनार जाने को तैयार हूं, मगर इसमें बड़ी हंसाई होगी। कमला, अगर तुम हंसाई का ख्याल करोगी तो बस हो चुका, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप इंद्रजीत सिंह के पूरे दुश्मन हो रहे हैं। जो तुम चाहती हो उसे वे खुशी से कभी मंजूर न करेंगे। आखिर जब तुम अपने मन की करोगी तभी लोग हंसेंगे। ऐसा ही है तो क्या इंद्रजीत सिंह का ध्यान दिल से दूर करो या फिर बदनामी कबूल करो। किशोरी, तुम सच कहती हो, एक ना एक दिन बदनामी होनी ही है, क्योंकि इंद्रजीत सिंह को मैं किसी तरह भूल नहीं सकती। आखिर तुम्हारी क्या राय है? कमला, सखी, मैं तो यही कहूंगी कि अगर तुम इंद्रजीत सिंह को नहीं भूल सकती तो उनसे मिलने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा मौका तुम्हें नहीं मिलेगा। चुनार में जाकर बैठी रहोगी तो कोई भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सकेगा। आज कौन ऐसा है जो महाराज वीरेंद्र सिंह से मुकाबला करने का साहस रखता हो, और तुम्हारे पिता अगर ऐसा करते हैं तो ये उनकी भूल है। आज सुरेंद्र सिंह के खानदान का सितारा बड़ी तेजी से आसमान पर चमक रहा है और उनसे दुश्मनी का दावा करना अपने को मिट्टी में मिला देना है। किशोरी, ठीक है, मगर इस तरह वहां चले जाने से इंद्रजीत सिंह के बड़े लोग कब खुश होंगे? कमला, नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारी और इंद्रजीत सिंह की मोहब्बत का हाल वह किसी से छिपा नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि इंद्रजीत सिंह तुम्हारे बिना जी नहीं सकते। फिर उन लोगों को इंद्रजीत सिंह से कितनी मोहब्बत है ये तुम खुद जानती हो। अस्तु, ऐसी दशा में वे लोग तुम्हारे जाने से कब ना खुश हो सकते हैं। दूसरे दुश्मन की लड़की अपने घर में आ जाने से वे लोग अपनी जीत ही समझेंगे। मुझे महारानी चंद्रकांता ने खुद कहा था कि जिस तरह बने तुम समझा बुझाकर किशोरी को ले आओ। बल्कि उन्होंने अपनी खास सवारी का रथ और कई लौंडी गुलाम भी मेरे साथ भेजे हैं। किशोरी, क्या उन लोगों को अपने साथ लाई हो? कमला, हाँ, जब महारानी चंद्रकांता की इतनी मोहब्बत तुम पर देखी तभी तो मैं भी वहां चलने के लिए राय देती हूँ। किशोरी, अगर ऐसा है तो मैं किसी तरह रुक नहीं सकती, अभी तुम्हारे साथ चली चलूंगी, मगर देखो सखी, तुम्हें बराबर मेरे साथ रहना पड़ेगा। कमला, भला मैं कभी तुम्हारा साथ छोड़ सकती हूँ? किशोरी, अच्छा, तो यहाँ से किसी से कुछ कहना सुनना तो है नहीं? कमला, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हारी इन सखियों और लौंडियों को भी कुछ पता नहीं लगना चाहिए, जिनको मैंने इस समय यहाँ से हटा दिया है। किशोरी, अच्छा, वह रथ कहाँ खड़ा है? कमला, अरे इसी बगल वाली आम की बारी में रथ और चुनार से आए हुए लौंडी गुलाम सब मौजूद हैं। किशोरी, खैर चलो, देखा जाएगा, राम मालिक है। किशोरी को साथ ले कमला चुपके से कमरे के बाहर निकली और पेड़ों में छिपती हुई बाग से निकलकर बहुत जल्द उस आम की बारी में जा पहुंची जिसमें रथ और लौंडी गुलामों के मौजूद रहने का पता दिया था। वहां किशोरी ने कई लौंडी गुलामों और उस रथ को भी मौजूद पाया जिसमें बहुत तेज चलने वाले ऊंचे काले रंग के नागौरी बैलों की जोड़ी जुटी हुई थी। किशोरी और कमला दोनों सवार हुई और रथ तेजी के साथ रवाना हुआ। इधर घंटा भर बीत जाने पर भी जब किशोरी ने अपने सखियों और लौंडियों को आवाज ना दी तब वे लाचार होकर बिना बुलाए उस कमरे में पहुंची जिसमें कमला और किशोरी को छोड़ गई थी, मगर वहां दोनों में से किसी को भी मौजूद नहीं पाया। घबराकर इधर उधर ढूंढने लगी, कहीं पता न चला। तमाम बाग छान डाला पर किसी की सूरत दिखाई न पड़ी। सबों में खलबली मच गई, मगर क्या हो सकता था। आधी रात तक कोलाहल मचा रहा। उस समय कमला भी वहां आ मौजूद हुई। सबों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और पूछा, हमारी किशोरी कहाँ है? कमला, ये क्या मामला है जो तुम लोग इस तरह घबरा रही हो? क्या किशोरी कहीं चली गई? एक, चली नहीं गई तो कहाँ है? तुमने उन्हें कहाँ छोड़ आई? कमला, क्या किशोरी को मैं अपने साथ ले गई थी? जो मुझसे पूछती हो वो कब से गायब है? एक, पहर भर से तो हम लोग ढूंढ रही हैं, तुम दोनों इसी कमरे में बातें कर रही थी। हम लोगों को हट जाने के लिए कहा, फिर ना मालूम क्या हुआ, कहाँ चली गई। कमला, बस बस, अब मैं समझ गई, तुम लोगों ने धोखा खाया। मैं तो अभी चली ही आती हूँ,
हाय ये क्या हुआ, बेशक दुश्मन अपना काम कर गए और हम लोगों को आफत में डाल गए। हाय अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं कि मेरी प्यारी किशोरी को कौन ले गया। किशोरी खुशी खुशी रथ पर सवार हुई और रथ तेजी से जाने लगा। वह कमला भी उसके साथ थी। इंद्रजीत सिंह के विषय में तरह तरह की बातें कहकर उसका दिल बहलाती जाती थी। किशोरी भी बड़े प्रेम से उन बातों को सुनने में लीन हो रही थी। कभी सोचती कि जब इंद्रजीत सिंह के सामने जाऊंगी तो किस तरह खड़ी होंगी, क्या कहूंगी। अगर वे पूछ बैठेंगे कि तुम्हें किसने बुलाया तो क्या जवाब दूंगी। नहीं नहीं, वैसा कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि मुझ पर प्रेम रखते हैं। मगर उनके घर की औरतें मुझे देखकर अपने दिल में क्या कहेंगी। वे जरूर समझेंगे कि किशोरी बड़ी बेहया औरत है, इसे अपनी इज्जत और प्रतिष्ठा का कुछ भी ध्यान नहीं। हाय उस समय तो मेरी बड़ी ही दुर्गति होगी, जिंदगी जंजाल हो जाएगी, किसी को भी मुंह नहीं दिखा सकूंगी। ऐसे ही बातों को सोचती कभी खुशी होती, कभी सारा बेसमझे बूझे चल पड़ने पर अफसोस करती थी। कृष्ण पक्ष की सप्तमी थी। अंधेरे ही में रथ के बैल बराबर दौड़े जा रहे थे। चारों तरफ से घेर कर चलने वाले सवारों के घोड़ों की टापों की बढ़ती हुई आवाज दूर दूर तक फैल रही थी। किशोरी ने पूछा, क्या कमला, क्या लौंडिया भी घोड़े ही पर सवार होकर साथ साथ चल रही हैं? जिसके जवाब में कमला सिर्फ जी हाँ कहकर चुप हो रही। अब रास्ता खराब और पथरीला आने लगा। पहियों के नीचे पत्थर के छोटे छोटे ढोकों के पड़ने से रथ उछलने लगा, जिसकी धमक से किशोरी के नाजुक बदन में दर्द पैदा हुआ। किशोरी, उफ़ो, अब तो बड़ी तकलीफ होने लगी। कमला, थोड़ी दूर तक रास्ता खराब है, आगे हम अच्छी सड़क पर जा पहुंचेंगे। किशोरी, मालूम होता है हम लोग सीधी और साफ सड़क छोड़ किसी दूसरी ही तरफ से जा रहे हैं। कमला, जी नहीं। किशोरी, नहीं क्या, जरूर ऐसा ही है। कमला, अगर ऐसा भी हो तो क्या बुरा है, हम लोगों की खोज में जो निकले वे पा तो न सकेंगे। किशोरी, खैर जो किया अच्छा किया, मगर रथ का पर्दा तो उठा, जरा हवा लगे और इधर उधर की कैफियत देखने में आवे, रात का तो समय है। लाचार होकर कमरा ने रथ का पर्दा उठा दिया और किशोरी ताजुब भरी निगाहों से दोनों तरफ देखने लगी। अब तक तो रात अंधेरी थी, मगर अब विधाता ने किशोरी को यह बताने के लिए कि देख तू किस बला में फंसी हुई है, तेरे रथ को चारों तरफ से घेर कर चलने वाले सवार कौन है, तो किस राह से जा रही है, ये पहाड़ी जंगल कैसा भयानक है। आसमान पर महताबी जलाई चंद्रमा निकल आया और धीरे धीरे ऊंचा होने लगा, जिसकी रोशनी में किशोरी ने कुछ सामान देख लिए और एकदम चौंक उठी। चारों तरफ की भयानक पहाड़ी और जंगल ने उसका कलेजा दहला दिया। उसने उन सवारों की तरफ अच्छी तरह देखा जो रथ घेरे हुए साथ साथ जा रहे थे। वह बखूबी समझ गई कि इन सवारों में, जैसा कि कहा गया था, कोई भी औरत नहीं, सब मर्द हैं। उसे निश्चय हो गया कि वह आफत में फंस गई है और घबराहट में नीचे लिखे कई शब्द उसकी जुबान से निकल पड़े। चिनार तो पूरब में है, मैं दक्षिण तरफ क्यों जा रही हूँ? इन सवारों में तो एक भी लौंडी नजर नहीं आती। बेशक मुझे धोखा दिया गया है, मैं निश्चय कह सकती हूँ कि मेरी प्यारी कमला कोई दूसरी ही है। अफसोस। रथ में बैठी हुई कमला किशोरी के मुंह से इन बातों को सुनकर होशियार हो गई और झट रथ से नीचे कूद पड़ी। साथ ही रथवान ने भी बैलों को रोका और सवारों ने बहुत पास आकर रथ को घेर लिया। कमला ने चिल्लाकर कुछ कहा जिसे किशोरी बिल्कुल ना समझ सकी। हाँ, एक सवार घोड़े से नीचे उतर पड़ा और कमला उसी घोड़े पर सवार हो तेजी के साथ पीछे की तरफ लौट गई। अब किशोरी को अपने धोखा खाने और आफत में फंस जाने का पूरा विश्वास हो गया और वह एकदम चिल्लाकर बेहोश हो गई। सुबह का सुहावना समय भी बड़ा ही मजेदार होता है, जबरदस्त भी परले सिरे का है। क्या मजाल की इसकी अमलदारी में कोई धूम तो मचावे। इसके आने की खबर 2 घंटे पहले ही से हो जाती है। वह देखिए, आसमान के जगमगाते हुए तारे कितनी बेचैनी और उदासी के साथ हसरत भरी निगाहों से जमीन की तरफ देख रहे हैं, जिनकी सूरत और चला चली की बेचैनी देख बागों की सुंदर कलियों ने भी मुस्कुराना छोड़कर दिया है। अगर यही हालत रही तो सुबह होते तक जरूर खिलखिलाकर हंस पड़ेंगी। लीजिए, अब दूसरा ही रंग बदला। प्रकृति की नामालूम किस ताकत ने आसमान की स्याही को धो डाला और इसकी हुकूमत की रात बीतते देख उदास तारों को भी विदा होने का हुक्म सुना दिया। इधर बेचैन तारों की घबराहट देख अपने हुस्न और जमाल पर भूली हुई खिलखिलाकर हंसने वाली कलियों को सुबह की ठंडी ठंडी हवा ने खूब ही आड़े हाथों लिया और मारे थपेड़े के उनके इस बनाव को बिगाड़ना शुरू कर दिया।
जो 2 ही घंटे पहले प्रकृति की किसी लौंडी ने दुरुस्त कर दिया था। मोतियों से ज्यादा हबदार ओस की बूंदों को बिखरते और हंसती हुई कलियों का श्रृंगार मिटते देख उनकी तरफदार खुशबू से ना रहा गया। छठ फूलों से अलग हो सुबह की ठंडी हवा से उलझ पड़ी और इधर उधर फैल धूम मचाना शुरू कर दिया। अपनी फरियाद सुनाने के लिए उन नौजवानों के दिमागों में घुस घुस कर उन्हें उठाने की फिक्र करने लगी, जो रात भर जाग जाग कर इस समय खूबसूरत पलंगड़ियों पर सुस्त पड़ रहे थे। जब उन्होंने कुछ ना सुना और करवट बदल कर रह गए तो मालियों को जा घेरा। ये झट उठ बैठे और कमर कसकर उस जगह पहुंचे जहां फूलों और उमंग भरे हवा के झपेटों से कहा सुनी हो रही थी। खमबख्त छोटे लोगों का ये दिमाग कहाँ की ऐसों का फैसला करें, बस फूलों को तोड़ तोड़ कर जगेर भरने लगे। चलो छुट्टी हुई, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। क्या अच्छा झगड़ा मिटाया है। इसके बदले में वह बड़े बड़े दरखत खुश हो हवा की मदद से झुक झुक कर मालियों को सलाम करने लगे, जिनकी टहनियों में एक भी फूल दिखाई नहीं देता था। ऐसा क्यों ना करें, उनमें था ही क्या जो दूसरों को महक देते। अपनी सूरत सबों को भाती है और अपना सा होते देख सभी खुश होते हैं। लीजिए, उन परिजा मलोक ने भी पलंग का पीछा छोड़ा और उठते ही आईने के मुकाबिल हो बैठी, जिनके बनाव को चाहने वालों ने रात भर में बिथोर कर रख दिया था। झटपट अपनी संभुली जुल्फों को सुलझा, महताबी चेहरों को गुलाब जल से साफ कर, अलबेली चाल से अटखेलियां करती, चंपई दुपट्टा संभालती, रविशों पर घूमने और फूलों के मुकाबले में रुक रुक कर पूछने लगी कि कहिए आप अच्छे हैं या हम। जब जवाब ना पाया, हाथ बढ़ा तोड़ लिया और बालियों में झुमकी की जगह रख आगे बढ़ी। गुलाब की पटरी तक पहुंची थी, कांटों ने आंचल पकड़ा और इशारे से कहा, जरा ठहर जाइए, आपकी इस तरह लापरवाह जाने से उलझन होती है, और नहीं तो चार आंखें ही करते और आंसू पोंछते जाइए। जाने दीजिए, ये सब घमंडी हैं। हमें तो कुछ उन लोगों की कुलबुलाहट भली मालूम होती है जो सुबह होने के 2 घंटे पहले ही उठ हाथ मुंह धो, जरूरी कामों से छुट्टी पा, बगल में धोती दबा गंगा जी की तरफ लपके जाते हैं और वहां पहुंचकर स्नान कर भस्म या चंदन लगा पटरों पर बैठ संध्या करते करते सुबह के सुहावने समय का आनंद पतित पावनी श्री गंगा जी की पाप नाशनी तरंगों से ले रहे हैं। इधर गुप्ती में घुसी उंगलियों ने प्रेमानंद में मग्न मनराज की आज्ञा से गिरजापति का नाम ले एक दाना पीछे हटाया और उधर तरन तारनी भगवती जानवी की लहरें तख्तों ही से छू छू कर 10-20 जन्म का पाप बहा ले गई। सुगंधित हवा के झपेटे कहते फिरते हैं, जरा ठहर जाइए, अर्घा न उठाइए, अभी भगवान सूर्यदेव के दर्शन देर में होंगे। तब तक आप कमल के फूलों को खोलकर इस तरह पर श्री गंगा जी को चढ़ाइए कि लड़ी टूटने ना पावे। फिर देखिए देवता उसे खुद ब खुद मालाकार बना देते हैं या नहीं। ये सब तो सत्पुरुषों के काम हैं, जो यहाँ भी आनंद ले रहे हैं और वहां भी मजा लूटेंगे। अब जरा मेरे साथ चलकर उन दो दिल जलों की सूरत देखिए, जो रात भर जागते और इधर उधर दौड़ते रहे हैं और सुबह के सुहावने समय में एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ चारों तरफ देखते हुए सोच रहे हैं कि किधर जाएं, क्या करें, चाहे वे कितने ही बेचैन क्यों ना हो, मगर पहाड़ों से टक्कर खाते हुए सुबह की ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के डपटने और हिलाकर जताने से उन छोटे छोटे जंगली फूलों के पौधों की तरफ नजर डाल ही देते हैं, जो दूर तक कतार बांधे मस्ती से झूम रहे हैं। उन क्यारों की तरफ ताक ही देते हैं, जिनके फूल ओस के बोझ से तंग हो टहनियां छोड़ पत्थर के ढोकों का सहारा ले रहे हैं। उन साखों और शीशम के पत्तों की घनघनाहट सुन ही लेते हैं, जो दक्षिण से आती हुई सुगंधित हवा को रोके रहे सहे जहर को चूस गुणकारी बना उन तक आने का हुक्म देते हैं। इन दो आदमियों में से एक तो लगभग 20 वर्ष की उम्र का बहादुर सिपाही है, जो ढाल तलवार के अलावे हाथ में तीर कमान लिए बड़ी मुस्तैदी से खड़ा है। मगर दूसरे के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वह कौन है या किस दर्जे और इज्जत का आदमी है। उसकी उम्र चाहे 50 से ज्यादा क्यों ना हो, मगर अभी तक उसके चेहरे पर बल का नाम निशान नहीं है। जवानों की तरह खूबसूरत चेहरा दमक रहा है। बेशकीमती पोशाक और हरबों की तरफ ख्याल करने से तो यही कहने को जी चाहता है कि किसी फौज का सेनापति है, मगर नहीं। इसका रौबदार और गंभीर चेहरा इशारा करता है कि ये कोई बहुत ही ऊंचे दर्जे का है, जो कुछ देर से खड़ा एकटक वायु कोण की तरफ देख रहा है। सूर्य की किरणों के साथ ही साथ लाल वर्दी के बेशुमार फौजी आदमी
उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते दिखाई पड़े, जिससे इस बहादुर का चेहरा जोश में आकर और भी दमक उठा और ये धीरे से बोला, लो हमारी फौज भी आ पहुंची। थोड़ी देर में वह फौज इस पहाड़ी के नीचे आकर रुक गई, जिस पर ये दोनों खड़े थे, और एक आदमी पहाड़ के ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दिया, जो बहुत जल्द इन दोनों के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। इस नए आए हुए आदमी की उम्र भी 50 से कम नहीं होगी। इसके सिर पर और मूंछों के बाल चौथाई सफेद हो चुके थे। कद के साथ साथ खूबसूरत चेहरा भी कुछ लंबा था। इसका रंग सिर्फ गोरा ही ना था, बल्कि अभी तक रगों में दौड़ती हुई सुर्खी इसके गालों पर अच्छी तरह उभर रही थी। बड़ी बड़ी स्याह और जोश भरी आंखों में गुलाबी डोरियां बहुत भली मालूम होती थी। इसकी पोशाक ज्यादा कीमत की या कामदार न थी, मगर कम दाम की भी नहीं थी। उम्दे और मोटे स्याह मखमल की इतनी चुस्त थी कि उसके अंगों की सुडौल कपड़े के ऊपर से जाहिर हो रही थी। कमर में सिर्फ एक खंजर और लपेटा हुआ कमन दिखाई देता था। बगल में सुर्ख मखमल का एक बटुआ भी लटक रहा था। श्रोताओं को ज्यादा देर तक हैरानी में ना डालकर साफ साफ कह देना ही पसंद करते हैं कि ये तेज सिंह हैं, और इनके पहले पहुंचे हुए दोनों आदमियों में एक राजा वीरेंद्र सिंह और दूसरे उनके लड़के कुंवर आनंद सिंह हैं, जिनके लिए हमें ऊपर बहुत कुछ फजूल बक जाना पड़ा। राजा वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह कुछ देर तक सलाह करते रहे। इसके बाद तीनों बहादुर पहाड़ी के नीचे उतरकर अपनी फौज में मिल गए, और दिल खुश करने के सिवाय बहादुरों को जोश में भर देने वाले बाजे की आवाज के तालों पर एक साथ कदम रखती हुई वह फौज दक्षिण की तरफ रवाना हुई। हम ऊपर सुना आए हैं कि माधवी के यहाँ 3 आदमी अर्थात दीवान अग्निदत्त, कुबेर सिंह सेनापति और धर्म सिंह कोतवाल मुखिया थे, और तीनों मिलकर माधवी के राज्य का आनंद लेते थे। इन तीनों में अग्निदत्त का दिन बहुत मजे से कटता था, क्योंकि एक तो वह दीवान के मर्तबे पर था, दूसरे माधवी जैसी खूबसूरत औरत उसे मिली थी। कुबेर सिंह और धर्म सिंह उसके दिली दोस्त थे, मगर कभी जब उन दोनों को माधवी का ध्यान आ जाता तो चित्त की वृत्ति बदल जाती और जी में कहते कि अफसोस माधवी मुझे नहीं मिली। पहले इन दोनों को यह खबर ना थी कि माधवी कैसी है। बहुत कहने सुनने से एक दिन दीवान साहब ने इन दोनों को माधवी को देखने का मौका दिया था। उसी दिन से इन दोनों ही के जी में माधवी की सूरत चुभ गई थी, और उसके बारे में बहुत कुछ सोचा करते थे। आज हम आधी रात के समय दीवान अग्निदत्त को अपने सुनसान कमरे में अकेले चारपाई पर लेटे किसी सोच में डूबे हुए देखते हैं। न मालूम वह क्या सोच रहा है या फिक्र में पड़ा है। हाँ, एक दफे उसके मुंह से ये आवाज जरूर निकली, कुछ समझ में नहीं आता। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि उसने अपना दिल खुश करने का कोई सामान वहां पैदा कर लिया है। तो मैं बेफिक्र क्यों बैठा हूँ, खैर पहले अपने दोस्तों से तो सलाह ले लूं। ये कहने के साथ ही वह चारपाई से उठ बैठा और कमरे में धीरे धीरे टहलने लगा। आखिर उसे खूंटी से लटकती हुई अपनी तलवार उतार ली और मकान के नीचे उतर आया। दरवाजे पर बहुत से सिपाही पहरा दे रहे थे। दीवान साहब को कहीं जाने के लिए तैयार देख ये लोग भी साथ चलने को तैयार हुए, मगर दीवान साहब के मना करने से उन लोगों को लाचार हो उसी जगह अपने काम पर मुस्तैद रहना पड़ा। अकेले दीवान साहब वहां से रवाना हुए और बहुत जल्दी कुबेर सिंह सेनापति के मकान पर जा पहुंचे, जो इनके यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक सुंदर सजे हुए मकान में बड़े ठाठ के साथ रहे करते थे। दीवान साहब को विश्वास था कि इस समय सेनापति अपने ऐश महल में आनंद से सोता होगा, वहां से बुलवाना पड़ेगा, मगर नहीं। दरवाजे पर पहुंचते ही पहरे वालों से पूछने पर मालूम हुआ कि सेनापति साहब अभी तक अपने कमरे में बैठे हैं, बल्कि कोतवाल साहब भी समय उन्हीं के पास हैं। अग्निदत्त ये सोचता हुआ ऊपर चढ़ गया कि आधी रात के समय कोतवाल यहाँ क्यों आया है, और ये दोनों इस समय क्या सलाह विचार कर रहे हैं। कमरे में पहुंचते ही देखा कि सिर्फ वे ही दोनों एक गद्दी पर तकिए के सहारे लेटे हुए हैं, कुछ बात कर रहे हैं, जो एकाएक दीवान साहब को अंदर पैर रखते उठ खड़े हुए। और सलाम करने के बाद सेनापति साहब ने ताज्जुब में आकर पूछा, ये आधी रात के समय आप घर से क्यों निकले? दीवान, ऐसा ही मौका पड़ा, लाचार सलाह करने के लिए आप दोनों से मिलने की जरूरत हुई। कोतवाल, आइए बैठिए, कुशल तो है? दीवान, हाँ कुशल ही कुशल है, मगर कई खुटकों ने जी बेचैन कर रखा है। सेनापति, सो क्या, कुछ कहिए भी तो। दीवान, हाँ कहता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ, मगर पहले आप तो कहिए इस समय यहाँ कैसे पहुंचे?
कोत: मैं तो यहाँ बहुत देर से हूँ। सेनापति साहब की विचित्र कहानी ने ऐसा उलझा रखा था कि बस क्या कहूँ। हाँ, अपना हाल कहिए, जी बेचैन हो रहा है। दीवान: मेरा कोई नया हाल नहीं है, केवल माधवी के विषय में कुछ सोचने विचारने आया हूँ। सेनापति: माधवी के विषय में किसने सोचने आपको आघेरा? कुछ तकरार की नौबत तो नहीं आई? दीवान: तकरार की नौबत आई तो नहीं, मगर आना चाहती है। सेनापति: क्यों? दीवान: उसके रंग ढंग आजकल बेढंग नजर आते हैं, तभी तो देखिए इस समय यहाँ हूं मैं, नहीं तो पहर रात के बाद क्या कोई मेरी सूरत देख सकता था? कोतवाल: हाँ, इधर तो कई दिन आप अपने मकान ही पर रहे हैं। दीवान: हाँ, इन दिनों वह अपने महल में कम आती है, उसी गुप्त पहाड़ी में रहती है। कभी कभी आधी रात के बाद आती है और मुझे उसकी राह देखनी पड़ती है। कोतवाल: वहां उसका जी कैसे लगता है? दीवान: यही तो ताज्जुब है। मैं सोचता हूं कि कोई मर्द वहां जरूर है, क्योंकि वह कभी अकेले रहने वाली नहीं है। कोतवाल: तो पता लगाना चाहिए। दीवान: हाँ, पता लगाने के उद्योग से मैं कई दिन से लगा हूं, मगर कुछ हो ना सका। जिस दरवाजे को खोलकर वह आती जाती है, उसकी ताली भी इसलिए बनवाई कि धोखे में मैं वहां तक जा पहुंचा, मगर काम न चला, क्योंकि जाते समय अंदर से वह नामालूम ताले में क्या कर जाती है कि चाबी ही नहीं लगती। खोतवाल: तो दरवाजा तोड़ के वहां पहुंचना चाहिए। दीवान: ऐसा करने से बड़ा फसाद मचेगा। कोतवाल: अब फसाद करके कोई क्या कर लेगा? राज्य तो हम तीनों की मुट्ठी में है। इतने ही में बाहर किसी आदमी के पैर की चाप मालूम हुई। तीनों देर तक उसी तरफ देखते रहे, मगर कोई नहीं आया। कोतवाल ये कहता हुआ कि कहीं कोई छिप के बातें सुनता ना हो, उठा और कमरे के बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा, मगर किसी का पता न चला। लाचार फिर कमरे में चला आया और बोला, कोई नहीं है, खाली धोखा हुआ है। इस जगह विस्तार से ये लिखने की या बताने की कोई जरूरत नहीं है कि इन तीनों में क्या क्या बातचीत होती रही या इन लोगों ने कौन सी सलाह पक्की की। हाँ, इतना कहना जरूरी है कि बातों ही बातों में इन तीनों ने रात बिता दी और सवेरा होते ही अपने अपने घर का रास्ता ले लिया। दूसरे दिन पहर रात जाते जाते कोतवाल साहब के घर में एक विचित्र बात हुई। वे अपने कमरे में बैठे कचहरी के कुछ जरूरी कागजों को देख रहे थे कि इतने ही में एक शोरगुल की आवाज आई उनके कानों में। गौर करने से मालूम हुआ कि बाहर दरवाजे पर लड़ाई हो रही है। कोतवाल साहब के सामने जो मोमी क्षमादान जल रहा था, उसी के पास एक घंटी पड़ी हुई थी। उठाकर बजाते ही एक खिदमतगार दौड़ा दौड़ा सामने आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कोतवाल साहब ने कहा, दरियाफ्त करो, बाहर कैसा कोलाहल मचा हुआ है। खिदमतगार दौड़ा बाहर गया और तुरंत लौटकर बोला, ना मालूम कहां से दो आदमी आपस में लड़ते हुए आए हैं। फरियाद करने के लिए बेधड़क भीतर घुसे आते थे। पहरे वालों ने रोका तो उन्हीं से झगड़ा करने लगे। कोतवाल: उन दोनों की सूरत शक्ल कैसी है? खिदमतगार: दोनों भले आदमी मालूम पड़ते हैं, अभी मूछें नहीं निकली हैं, बड़े ही खूबसूरत हैं, मगर खून से तरबतर हो रहे हैं। कोतवाल: अच्छा कहो, उन दोनों को हमारे सामने हाजिर करें। हुक्म पाते ही खिदमतगार फिर बाहर गया और थोड़ी देर में कई सिपाही उन दोनों को लिए हुए कोतवाल के सामने हाजिर हुए। नौकर की बात बिल्कुल सच निकली। वे दोनों कम उम्र और बहुत खूबसूरत थे। बदन पर लिबास भी बेशकीमती था। कोई हरबा उनके पास तो था नहीं, मगर खून से उन दोनों का कपड़ा तर हो रहा था। कोतवाल: तुम लोग आपस में क्यों लड़ते हो और हमारे आदमियों में फसाद करने पर उतारू क्यों हो? एक: हम दोनों भले आदमी हैं, सरकारी सिपाहियों ने बदजुबानी की, लाचार गुस्सा तो चढ़ा ही हुआ था, बिगड़ गई। कोतवाल: अच्छा, इसका फैसला पीछे होता रहेगा। पहले तुम ये कहो कि आपस में क्यों खून खराबी कर बैठे और तुम दोनों का मकान कहाँ है? दूसरा: हम दोनों आपकी रैयत हैं और गया जी में रहते हैं। दोनों सगे भाई हैं। एक औरत के पीछे लड़ाई हो रही है, जिसका फैसला आपसे चाहते हैं। बाकी हाल इतने आदमियों के सामने कहना हम लोग पसंद नहीं करते। कोतवाल: कोतवाल साहब ने सिर्फ उन दोनों को वहां रहने दिया, बाकी सबों को वहां से हटा दिया। निराला होने पर फिर उन दोनों से लड़ाई का सबब पूछा। एक: हम दोनों भाई सरकार से कोई मौजा ठीका लेने के लिए यहाँ आ रहे थे। यहाँ से 3 कोस पर पहाड़ी है। कुछ दिन रहते ही हम दोनों वहां पहुंचे और थोड़ा सुस्ताने की नीयत से उतर पड़े। घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे पत्थर की चट्टान पर बैठ बातचीत करने लगे। दूसरा: नहीं, कभी नहीं। पहला: सरकार इसे हुक्म दीजिए कि चुप रहे, मैं कह लूं तो जो कुछ इसके जी में आए कहे। कोतवाल: बेशक ऐसा ही करना होगा। दूसरा: बहुत अच्छा।
पहला, थोड़ी ही देर बैठे थे कि पास ही किसी औरत के रोने की बारीक आवाज आई, जिसके सुनने से कलेजा पानी हो गया। दूसरा, ठीक, बहुत ठीक। कोतवाल, क्यों जी, तुम फिर बोलते हो? दूसरा, अच्छा अब नहीं बोलूंगा। पहला, हम दोनों उठकर उसके पास गए। आह, ऐसी खूबसूरत औरत जो आज तक किसी ने ना देखी होगी, बल्कि मैं जोर देकर कहता हूं कि दुनिया में ऐसी खूबसूरत कोई दूसरी नहीं होगी। वह अपने सामने एक तस्वीर को जो चौखटे में जड़ी हुई थी रखे बैठी थी और उसे देखकर फूट फूट कर रो रही थी। कोतवाल, वह तस्वीर किसकी थी, तुम पहचानते हो? पहला, जी हाँ, पहचानता हूं, मेरी तस्वीर थी। दूसरा, झूठ झूठ, कभी नहीं, बेशक वह तस्वीर आपकी थी। मैं इस समय बैठा उस तस्वीर से आपकी सूरत मिलान कर गया, बिल्कुल आपसे मिलती है, इसमें कोई शक नहीं। आप इसके हाथ में गंगा जल देकर पूछे किसकी तस्वीर थी। कोतवाल, क्या मेरी तस्वीर थी? दूसरा, बेशक आपकी तस्वीर थी, आप इससे कसम देकर पूछिए तो सही। कोतवाल, क्यों जी, तुम्हारा भाई क्या कहता है? पहला, जी कोतवाल, कहो साफ साफ, सोचते क्या हो? पहला, जी बात तो यही ठीक है, आप ही की तस्वीर थी। कोतवाल, फिर झूठ क्यों बोले? पहला, बस यही कि एक बात झूठ मुंह से निकल गई, अब कोई बात झूठ ना कहूंगा, माफ कीजिए। कोतवाल बेचारा ताज्जुब में आकर सोचने लगा कि इस औरत को मुझसे क्यों मोहब्बत हो गई, जिसकी खूबसूरती की ये लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं। और थोड़ी देर बाद फिर पूछा। कोतवाल, तो हाँ, आगे तो क्या हुआ, बताओ। पहला, बस ये उस पर आशिक हो गया, ये मेरा भाई, और उसे तंग करने लगा। दूसरा, ये तो उस पर आशिक होकर उसे छेड़ने लगा। पहला, जी नहीं, उसने मुझे कबूल कर लिया और मुझसे शादी करने पर राजी हो गई, बल्कि उसे ये भी कह दिया कि मैं 2 दिन तक यहाँ रहकर तुम्हारा आसरा देखूंगी, अगर तुम पालकी लेकर आओगे तो तुम्हारे साथ ही चली चलूंगी। दूसरा, जी नहीं, ये बड़ा भारी झूठ है। जब ये उसकी खुशामद करने लगा तब उसने कहा कि मैं उसी के लिए जान देने को तैयार हूँ जिसकी तस्वीर मेरे सामने है। जब इसने उसकी बात ना सुनी तो उसने अपनी तलवार से इसे जख्मी किया और मुझसे बोली कि तुम जाकर मेरे दोस्त को जहां हो ढूंढ निकालो और कह दो कि मैं तुम्हारे लिए बर्बाद हो गई, अब भी तो सुध ले लो। जब मैंने इसे मना किया तो ये मुझसे झगड़ पड़ा। असल में यही लड़ाई का सबब हुआ है। पहला, जी नहीं, ये संदेशा उसने मुझे दिया क्योंकि यही उसे दुख दे रहा था। दूसरा, नहीं, ये झूठ बोलता है। पहला, नहीं, ये झूठा है, मैं ठीक ठीक कहता हूँ। कोतवाल, अच्छा, मुझे उस औरत के पास ले चलो, मैं खुद उससे पूछ लूंगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। पहला, क्या अभी तक वह उसी जगह होगी? दूसरा, जरूर वहां होगी, ये बहाना करता है क्योंकि वहां जाने से ये झूठा साबित हो जाएगा। पहला, झूठा तो साबित होगा, अफसोस तो इतना ही है कि अब मुझे वहां का रास्ता भी याद नहीं। दूसरा, आप रास्ता भूल गए तो क्या हुआ, मुझे तो याद है, मैं जरूर आपको वहां लेकर चलूंगा, चलकर झूठा साबित करूंगा। कोतवाल, चलो। कोतवाल साहब तो खुद बेचैन हो रहे थे और चाहते थे कि जहां तक हो वहां जल्द पहुंचकर देखना चाहिए कि वह औरत कैसी है जो मुझ पर आशिक हो, तस्वीर सामने रख याद किया करती है। एक पिस्तौल भरी भराई कमर में रख उन दोनों भाइयों को साथ ले मकान के नीचे उतर गए। उनको बाहर जाने के लिए मुस्तैद देख कई सिपाही साथ चलने को तैयार हुए। उन्होंने अपनी सवारी का घोड़ा मंगवाया और उस पर सवार हो सिर्फ अर्दली के 2 सिपाही साथ ले उन दोनों भाइयों के पीछे पीछे रवाना हुए। 2 घंटे बराबर चलते जाने के बाद एक छोटी सी पहाड़ी के नीचे पहुंचकर वे दोनों भाई रुके और कोतवाल साहब को घोड़े से उतरने के लिए कहा। कोतवाल, क्या घोड़ा आगे नहीं जा सकता? पहला, घोड़ा आगे जा सकता है, मगर मैं दूसरी ही बात सोचकर आपको उतरने के लिए कहता हूँ। कोतवाल, वह क्या? पहला, जिस औरत के पास आप आए हैं वह इसी जगह है। 2 ही कदम आगे बढ़ने से आप उसे बखूबी देख सकते हैं, मगर मैं चाहता हूं कि सिवाय आपके ये दोनों प्यादे उसे देखने न पाए। इसके लिए मैं किसी तरह जोर नहीं दे सकता, मगर इतना जरूर कहूंगा कि आप आगे बढ़ झांक कर उसे देख लें, फिर अगर जी चाहे तो इन दोनों को भी साथ ले जाए, क्योंकि वह अपने को गया की रानी बताती है। कोतवाल, अपने को गया की रानी बताती है? दूसरा, जी हाँ। अब तो कोतवाल साहब के दिल में कोई दूसरा ही शक पैदा हुआ। वे तरह तरह की बातें सोचने लगे। गया की रानी तो हमारी माधवी है, ये दूसरी कहाँ से पैदा हुई? क्या वह माधवी तो नहीं है? नहीं नहीं, वह भला यहाँ क्यों आने लगी? उससे मुझसे क्या संबंध, वह तो दीवान साहब की हो रही है। मगर वह आई भी हो तो कोई तासुब नहीं, क्योंकि एक दिन हम तीनों दोस्त एक साथ महल में बैठे थे और रानी माधवी वहां पहुंच गई थी। मुझे खूब याद है कि उस दिन उसे मेरी तरफ बेढब तरह से देखा था
और दीवान साहब की आंखें बचा घड़ी घड़ी देखती थी। शायद उसी दिन से मुझ पर आशिक हो गई हो। हाय, वह अनोखी चितवन कभी नहीं भूलेगी। आह, अगर यहाँ वही हो और मुझे विश्वास हो कि मुझसे प्रेम रखती है तो क्या बात है। मैं ही राजा हो जाऊं और दीवान साहब को तो बात की बात में खपा डालूंगा। मगर ऐसी किस्मत कहाँ। खैर जो हो, इनकी बात मान, जरा झांक कर देखना तो जरूर चाहिए। शायद ईश्वर ने दिन फेरा ही हो। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें सोचते विचारते कोतवाल साहब घोड़े से उतर पड़े और उन दोनों भाइयों के कहे मुताबिक आगे बढ़े। यहाँ से पहाड़ियों का सिलसिला बहुत दूर तक चला गया था। जिस जगह कोतवाल साहब खड़े थे वहां दो पहाड़ियां इस तरह आपस में मिली हुई थी कि बीच में कोसों तक लंबी दरार मालूम पड़ती थी, जिसके बीच में बहता हुआ पानी का चश्मा और दोनों तरफ छोटे छोटे दरखत बहुत भले मालूम पड़ते थे। इधर बहुत सी कदराओं पर निगाह पड़ने से यही विश्वास होता था कि ऋषियों और तपस्वियों के प्रेमी अगर यहाँ आवें तो अवश्य उनके दर्शन से अपना जन्म कृतार्थ कर सकेंगे। दरबार के कोने पर पहुंचकर दोनों भाइयों ने कोतवाल साहब को बाईं तरफ झांकने के लिए कहा। कोतवाल साहब ने झांक कर देखा, साथ ही एकदम चौंक पड़े और मारे खुशी के भरे हुए गले से चिल्लाकर बोले, आह, मेरी किस्मत जागी, बेशक ये रानी माधवी ही तो हैं।